हेलो दोस्तों, कौन कौन आ गए हैं फटाफट लाइव चैट में हाय डाल देना। हेलो, कौन आ गया है? हेलो, हाय तो डाल दो। कौन आ गया है? क्लास शुरू करनी है ना, फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दो और लाइक ना किया हो तो लाइक दबा देना। तो भाई शुरू करते हैं। तब तक सब लोग आते हैं, तब तक मैं बता देता हूँ कि आज हमारा 6th वीडियो है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अगर आपने पिछले 5 वीडियो ना देखे हो तो जरूर देख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम सेल डिवीजन तो शुरू करने ही वाले हैं। मतलब सेल डिवीजन हम आज से नहीं शुरू करेंगे, कल से करेंगे। आज हम सेल साइकिल के बारे में सीखेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करके नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा बाहर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेल डिवीजन ये चैप्टर है। अच्छा, सीबीएसई वाले सोच रहे होंगे कि 10th स्टैंडर्ड में तो आता ही नहीं सेल डिवीजन, तो क्या करूं? तो देखिए, एनटीएससी, एनएससीजेएस, ओलंपियाड, सारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक में से, तो इसलिए सब लोग पढ़ लो ना। और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको आधा अधूरा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो भी पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। और आईसीएसई के तो सिलेबस में ही है, तो सारी चीजों का यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। इसलिए मेरे, आपको पता है कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं, सारी एग्जाम्स के लिए होते हैं। हेलो मिष्टी, तो सबसे पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लेना, द स्टडी शैक बाय संकेत मणियार, क्लास 9 and 10। ओके, सो आज के सेशन का एजेंडा क्या है? आज हम पहले तो जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला पार्ट थोड़ा सा बच गया था कल के सेशन में, तो उसको हम कंटिन्यू करने के, मतलब उसके क्वेश्चंस दिए हुए आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 17 पर इंटरनेट पे से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बोला है, उसके थोड़े से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और उसके बाद हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 लोग देख रहे हैं सेशन को, कोई तो एक है जिसने लाइव चैट में हाय नहीं डाला है, ठीक है, तो फटाफट बता देना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरीबेरी, न्यूरिटिस, फिर उसके बाद पेलाग्रा हो गया, अनीमिया हो गया, स्कर्वी हो गया। अगर कोई भी डाउट आए तो फटाफट लाइव चैट में पूछ लेना, क्योंकि लाइव क्लास इसीलिए ली है क्योंकि ये वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें काफी डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए, हमें डिसीजेस दी हुई है, उनके बारे में सिम्टम्स पूछे हुए, तो सब एक के बाद एक देखेंगे। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को दिखना बंद हो जाता है। रात को तो सबको दिखना बंद हो जाता है, मतलब अगर अंधेरा कर दे तो, लेकिन थोड़ी सी डिम लाइट रहने के बाद ज्यादातर लोगों को तो आसपास की थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि डिम लाइट में भी कुछ नहीं दिख रहा, तो जो उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का सिम्टम तो यही है कि इनएबिलिटी टू सी इन डिम और लो लाइट, ठीक है। ऐसा धुंधला सा दिखने लगता है अगर यहाँ पे कम लाइट होती है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स का सिम्टम होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर। जो हमारी बोन्स होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत पेन होता है, बहुत कभी कभी तो फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए कैसे उसका पैर जो है ऐसे मुड़ चुका है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, वो बोन्स ऐसे कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज रिकेट्स। फिर अगर बेरी की बात करें तो पेन इन लिम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वोलन फीट और लेग्स। अरे यार सब लोग हाय तो डालो लाइव चैट में, कुछ तो बोलो मुझे। 3 लोग देख रहे हैं,
है कि नहीं? मैंने इसीलिए तो रखा है कि आप लोगों को ठीक से एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि आपके स्कूल में जो सिखाया वो तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, स्पेशली ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए तो ये सब ले रहा हूँ मैं। तो इसलिए लाइक का बटन ना दबाया हो तो दबा देना। एक ये नेक्स्ट इज न्यूराइटिस। अगर हम बात करें तो न्यूराइटिस में क्या होता है, स्टैबिंग पेन और लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा एकदम से दर्द हो जाता है, या तो वहां पे एकदम सुन्न पड़ जाता है वो एरिया। जैसे अभी देखिए न्यूराइटिस में मेन क्या रहता है, रिफर्स टू डिसीजेस दैट कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ अ सिंगल नर्व। तो न्यूराइटिस कम्स फ्रॉम द टर्म न्यूरॉन, मतलब नर्व से रिलेटेड है ये। तो वो नर्व रहती है ना, उस नर्व के अंदर कुछ तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब वो नर्व के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पे या तो पेन होता है या तो वो सुन्न पड़ जाता है, उस पर कुछ फील ही नहीं होता है उस पार्ट को, दैट इज न्यूराइटिस। फिर अगर पेलाग्रा की बात करें तो पेलाग्रा क्या है, हाई सेंसिटिविटी टू सनलाइट रिजल्टिंग इन इन्फ्लेम्ड एंड स्केली स्किन सोर्स। तो देखिए पेलाग्रा में कह सकते हैं रेड एंड ब्लैक भी पड़ जाते हैं, इसे हम पेलाग्रा कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी फॉर द सनलाइट। फिर अगर हम अनीमिया की बात करें तो अनीमिया में क्या क्या होता है, डिजीनेस होती है, फटीग होता है, वीकनेस होता है। ओके मिष्टी, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या जो स्कूल में पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो देखिए अनीमिया में क्या होता है, डिजीनेस मतलब बार बार चक्कर आते हैं, फिर फटीग होता है, मतलब उल्टियाँ जैसी होती है, एंड इवन वीकनेस भी होता है। ठीक है, ये किसका था मैं बोल रहा था, अनीमिया का था। तो देखिए सिम्टम्स ऑफ अनीमिया और भी कई सारे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे फीवर वगैरह ज़्यादा हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, ये फिर फीलिंग वीक और टायर्ड लगा ही था, तो इसलिए मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में सब एक्सप्लेन करके रखा है, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। एक भी डाउट बचे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई डोंट थिंक कोई बचेगा, क्योंकि लाइव ली थी, सब लोगों को अगर पूछना हो तो वो पूछ सकते थे। फिर उसके बाद अगर स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब गम्स में से खून निकलने लगता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे खून निकल रहा है, राइट, सो दिस इज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम। ग्लाइकोलिसिस में हमने ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारी लिंक रिएक्शन होती है टीसीएस साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में, उसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो उसके अंदर हमने कोएंजाइम ए के बारे में पढ़ा था। तो कोएंजाइम आखिरकार होता क्या है, तो देखिए क्या है, कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स। क्या है ये, प्रोटीन नहीं होते ये। ठीक है, कोएंजाइम जो है, एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये आपको पता है, लेकिन कोएंजाइम प्रोटीन नहीं होते। उनका नाम कोएंजाइम इसलिए है क्योंकि दे बाइंड विद एंजाइम्स टू कैटेलाइज रिएक्शंस। कैटेलाइज मतलब उसको तेजी से और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, सो कोएंजाइम क्या है, वो एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो एक प्रोटीन मतलब एंजाइम के साथ वो जुड़ जाते हैं, जिससे रिएक्शंस थोड़ी सी तेजी से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फुल फॉर्म्स ऑफ FAD, FMN, फिर NAD, NADP। ये एग्जाम में ना पूछे जाए लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर अगर FMN की बात करें तो होता है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मतलब उसके अंदर एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। FAD में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर हम NAD की बात करें तो होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद NADP की बात करें तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब मैंने ATP का पिछली क्लास में स्ट्रक्चर समझाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि वो डायग्राम ही पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ATP, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो आपको बनाना पड़ता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि 2 बार आया हुआ है वो। ठीक है, तो इसलिए जरूर देख लेना। नेक्स्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। अब बहुत दिनों से मैंने होमवर्क नहीं दिया है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करो, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या रिसर्च करना है कि हर एक विटामिन की कितनी क्वांटिटी हमें रोज लगती है। विटामिन कौन से होते हैं, A, B, C, D, E और फिर K। ठीक है, ऐसे 6 टाइप के मेन रहते हैं, उसके नीचे B के B1, B2, B12 ऐसे कुछ तो रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे विटामिन की कितनी क्वांटिटी रोज लगती है उसका आपको रिसर्च करना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आज तो कोई नहीं देख रहे जो हमें पहले से देखते हैं चैनल को, लेकिन हमारे ऑलमोस्ट 4000 मिनट हो चुके हैं चैनल को देखने के।
लेकिन एक चीज है कि जो लोग देखते हैं उनमें से 71% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए क्या है, आज जो हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कौन से एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आपकी टेक्स्ट बुक में ना दी हो, लेकिन आधा अधूरा समझने से अच्छा है पूरा समझते हैं, राइट। तो इसलिए हम इसे समझेंगे। यार आज दो लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही का क्यों कमेंट आ रहा है, मुझे वही समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल के अंदर टोटल दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, या फिर कह लो दो फेज होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज, ठीक है। तो कितने फेज होते हैं बताओ? तो दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, मन में एक डाउट नहीं रहेगा, पूरा सुनना, ठीक है। तो देखिए इंटरफेज में देखिए जो सेल का मैक्सिमम जो पीरियड रहता है उसमें इंटरफेज ही चलता रहता है, जबकि उसके कुछ हिस्से में मतलब कुछ टाइम के लिए वो एम फेज से गुजरता है, मतलब माइटोटिक फेज से गुजरता है। पहले तो देख लेते हैं सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल साइकिल इज द ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन अ सेल इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन करने से पहले भी और कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सेल डिवीजन होता है वो भी और उसके पहले वाले जो प्रिपरेटरी इवेंट्स रहते हैं वो सब कुछ मिलाकर उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। साइकिल इसलिए क्योंकि पहले वो प्रिपरेशन कर रहा है, फिर वो डिवीजन कर रहा है, फिर वापस प्रिपरेशन कर रहा है, वापस डिवीजन कर रहा है, तो ये साइकिल बन रही है, इसलिए हम इसे सेल साइकिल कहते हैं। ओके, सो द सेल साइकिल इज अ 4 स्टेज प्रोसेस। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं सेल साइकिल में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, द सेल इंक्रीजेस द साइज। अब देखिए जो G1 स्टेज होता है, यहाँ पे सबसे पहला और सबसे लंबा इसका स्टेज होता है G1, जिसे हम कहते हैं गैप 1 या फिर ग्रोथ 1, कोई भी एक चीज कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है सेल में, पहला स्टेज होता है कि उसके अंदर जो सेल है वो अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर की सारी चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे उसके अंदर का साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके अंदर सब चीजें बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होने वाला है, उस सेल से नए नए सेल प्रोड्यूस होने वाले हैं, तो उसे नए सेल प्रोड्यूस करने के लिए सारी चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि उसे डिवाइड कर सके और दो नए सेल अच्छे से फॉर्म हो सके, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे गैप 1 या G1 स्टेज में क्या होता है कि इसके अंदर हमारा सेल जो है उसकी साइज बड़ी होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉपीज इट्स डीएनए। देखिए क्या है, डीएनए को कॉपी करने का जो स्टेज होता है वो होता है डीएनए सिंथेसिस वाला स्टेज, जिसे हम एस स्टेज कहते हैं। एस क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, तो इसलिए एस स्टेज कहते हैं इसको, जिसके अंदर डीएनए की कॉपी बन रही है। और डीएनए की कॉपी क्यों बनती है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। उसके बाद क्या होता है, प्रिपेयर्स टू डिवाइड। अब यहाँ पे डिवीजन के लिए प्रिपरेशन हो रही है, फटाक से लास्ट चांस होता है सेल का, जो कि होता है हमारा G2 स्टेज। कौन सा स्टेज होता है बोलो? तो वो होता है G2 स्टेज। और उसके बाद होता है डिवीजन। सेल का डिवीजन होता है, उसके दो हिस्से हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक स्टेज या फिर एम स्टेज, ठीक है, या फिर एम फेज भी कह सकते हैं इसे। तो ऐसे 4 स्टेज के अंदर ये सेल का साइकिल होता है, ठीक है। कौन से बताओ? तो पहला होता है G1, दूसरा होता है S, तीसरा होता है G2, फोर्थ होता है M, ठीक है। तो G1 मतलब गैप 1 फेज, उसके बाद S स्टेज, उसके बाद G2 स्टेज, उसके बाद M फेज। और सारी चीजें क्लास में बैठे बैठे ही लर्न करनी है, बाद में जो है ये सारी चीजें आपके पास नोट्स में नहीं रहने वाली, आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह में तो है नहीं, तो इसलिए अभी के अभी सब कुछ याद कर लो, ठीक है। और इसके आगे क्या होता है देखिए, विच अकाउंट्स फॉर द स्पैन बिटवीन सेल डिवीजन। तो एक सेल डिवीजन और दूसरे सेल डिवीजन के बीच में ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? कोई डाउट्स हो तो पूछते रहना। यहां तक समझ में आया? नोटिफिकेशन आई थी ना मिष्टी ऊपर, वो जो आती है
बिकॉज आज बहुत ही कम लोग आए हैं। हेलो, ये बीच में से क्या हो जाता है यार, मतलब कोई रिप्लाई नहीं। यस, ओके, नोटिफिकेशन आया था या नहीं? ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके आगे क्या होता है, which accounts for the span between cell divisions, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट इज on the basis of the stimulatory and inhibitory messages a cell receives, it decides whether it should enter the cell cycle and divide। तो अब देखिए क्या होता है, अब ये जो G2 फेज में पहुंच गया, ठीक है, सेल जो है वो G2 फेज में पहुंच गया। अब G2 फेज में पहुंचने के बाद सेल को ये पता चला कि उसके अंदर जो डीएनए का सिंथेसिस हुआ, इट हैज कम। ओके 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 ओके, फिर तो पता नहीं क्यों नहीं आए आज यार। 3 लोग देख रहे हैं, लाइव चैट पे हाई डाल देना। तो अगर सेल G2 फेज में पहुंच गया, G2 स्टेज में, तो उसके बाद क्या होगा, तो G2 स्टेज में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये सेल डिसाइड करेगा कि क्या सब कुछ सही से हुआ या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल डीएनए सिंथेसिस होता है, तो डीएनए सिंथेसिस के अंदर अगर कोई दिक्कत आ गई हो, कोई एरर आ गया हो, मतलब डीएनए का बीच में से एक लिंक टूट गया हो, ऐसा कुछ हो गया हो, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो सेल बनेंगे वो डिफेक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद पूरी जनरेशन ही डिफेक्टिव हो जाएगी ना उसके बाद। तो ये सब अवॉइड करने के लिए G2 फेज में यहाँ पे सेल डिसाइड करता है कि इसको सेल साइकिल आगे बढ़ा के डिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसको सही लगता है तो वो आगे M फेज पे बढ़ जाता है, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई रोको इसे, तो वो बढ़ता है G0 या फिर G0 स्टेज पे। ठीक है, तो G0 स्टेज क्या होती है कि यहाँ पे ये जो सेल है इसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे नहीं करनी, ठीक है, और वो G0 स्टेज में चला जाता है, मतलब सब कुछ बंद कर देता है जो भी ये अभी अभी इंटरफेस चल रहा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अब स्टेज ऑफ माइटोसिस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम कि पहले माइटोसिस मतलब M फेज जो रहता है ना हमारा, इस M फेज के अंदर भी 4 छोटे छोटे स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला स्टेज होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज, और इस टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कौन से स्टेजेस होते हैं माइटोसिस में, तो पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, फोर्थ होता है टीलोफेज। सब कुछ याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट सा सीक्वेंस है, इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा इंटरफेज होगा। ठीक है, इंटरफेज मतलब G1, S और G2 इन तीनों को मिलाकर इंटरफेज कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होगा हमारा प्रोफेज, उसके बाद होगा मेटाफेज, उसके बाद होगा एनाफेज, उसके बाद होगा टीलोफेज, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो ये ऐसे हमारी एक सेल साइकिल चलती है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इजी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच, क्या था, एक सेकेंड, इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस कैंसल्ड। ऐसे आप याद रख सकते हैं इस सीक्वेंस को, इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस कैंसल। वैसे तो आप ये डिटेल में पढ़ेंगे तब याद हो ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में बाय चांस अगर भूल भी गए तो इसे याद रख लेना। ठीक है, इसे हम निमोनिक्स कहते हैं। आप फटाफट इस चीज को याद कर सकते हैं बाय दिस सेंटेंस, इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस कैंसल। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर कुछ चेक पॉइंट्स भी आते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आज हम टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, आज हम थोड़ा सा बाहर का पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, कल से हम टेक्स्ट बुक का शुरू कर देंगे, टेंशन मत लो, कल नहीं एक्चुअली परसों से होगी, परसों रात को 9:30 बजे होगी नेक्स्ट क्लास। देखिए चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए हर एक जो हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर के जो छोटे छोटे स्टेज होते हैं, जो G1 हो गया, जो G2 हो गया, ठीक है, इनके बीच में जो है चेक पॉइंट्स होते हैं, और ये चेक पॉइंट्स क्यों होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, ये चेक पॉइंट्स एट द एंड ऑफ G1, देखिए यहाँ पे होता है हमारा G1 चेक पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा जो G1 स्टेज था, इसके एंड पे यहाँ पे हमारा G1 चेक पॉइंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा डीएनए सिंथेसिस मतलब S स्टेज होने के बाद, G2 स्टेज होने के बाद यहाँ पे एक और G2 चेक पॉइंट होता है। क्या होता है, G2 चेक पॉइंट होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा एक और माइटोसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस के पहले एक और चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं M चेक पॉइंट। तो ऐसे 3-3 चेक पॉइंट आते हैं बीच में। अब ये चेक पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि
जब आप हाईवे पे जाते हो तो बीच बीच में आपको टोल प्लाजा मिलते हैं, करेक्ट। वैसे ही ये चेक पॉइंट होते हैं, यहाँ पे इस गाड़ी को रोका जाता है, इस साइकिल को रोका जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा चेकिंग की जाती है, ठीक है। देखिए क्या है, चेक पॉइंट्स एट द एंड ऑफ G1 एंड एट द बिगिनिंग ऑफ G2 आर डिजाइन टू असेस DNA फॉर डैमेज बिफोर एंड आफ्टर S फेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है। इनका क्या रहता है कि S फेज के पहले और S फेज के बाद में अगर DNA में कुछ गड़बड़ी आ गई हो तो उसको पहले से पता लगाने के लिए हम ये चेक पॉइंट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अ चेक पॉइंट ड्यूरिंग माइटोसिस ensures that the cell's spindle fibers are properly aligned in metaphase before the chromosomes are separated in anaphase। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं ये हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। यार चार लोग देख रहे हैं, कोई लाइव चैट में हाई भी नहीं डाल रहा है यार ये क्या चल रहा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो M फेज के बाद का जो M चेक पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सही से अलाइन हुए, वो सही से लगे हैं या नहीं, उसे चेक करने के लिए होता है। वो सब क्या होता है वो हम मेटाफेज पढ़ते समय देख लेंगे, ठीक है। उसका आप अभी से टेंशन मत लेना, सिर्फ इतना समझ लेना कि यहाँ पे M चेक पॉइंट किसके लिए होता है, स्पिंडल फाइबर्स को चेक करने के लिए, जबकि G1 और G2 चेक पॉइंट होते हैं DNA को चेक करने के लिए, ठीक है। इफ DNA डैमेज और एबनॉर्मेलिटीज इन स्पिंडल फॉर्मेशन are detected at these checkpoints, the cell is forced to undergo programmed cell death और apoptosis। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर DNA का डैमेज मिल जाता है, अगर हमें स्पिंडल फॉर्मेशन सही से नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इस सेल को सेल डेथ मतलब इस सेल को मरना पड़ता है, क्योंकि ये सेल अगर रिप्रोडक्शन करेगा, अगर ये सेल मियोसिस माइटोसिस करेगा, अब नए नए सेल बनाएगा, तो वो सब कुछ वेस्ट होने वाला है। तो उससे अच्छा है कि इस सेल को ही मार डालो। तो इस सेल को मार डालते हैं यहाँ पे अगर इन चेक पॉइंट्स पे कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो आज के सेशन में तो इतना ही, आज का तो काफी छोटा रहा एक्चुअली। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक और पॉइंट सिखा देता हूँ, मतलब एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन तो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा तो नहीं चलेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? जो मैंने चेक पॉइंट्स वगैरह बताया था सब समझ में आ गया ना? फटाफट बताओ, समझ में आ गया? अरे यार कौन कौन देख रहे हैं, कम से कम हाय तो डालो लाइव चैट में। इज इट क्लियर मिष्टी? ओके चलिए, तो अब थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पे आते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और पेज नंबर 17 सेल डिवीजन के इसके अंदर, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू। तो अगर हमारे जो टिश्यूज है, देखिए टिश्यू सेल से बने हुए होते हैं, आपको पता है। तो अगर टिश्यू में इंजरी हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं से गिर गया तो मेरी स्किन पे इंजरी हो जाएगी, तो वो जो स्किन के जो सेल्स हैं उनका क्या होता है। तो पहली बात तो क्या है, जो इंजरी होती है तब क्या होगा, टिश्यूज अपने रेगुलर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कुछ टिश्यूज तो वहां से निकल ही जाएंगे, कुछ सेल्स वहां से चले ही जाएंगे। हेलो अक्षय, हेलो 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 हेलो। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, ओके। सो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड जरूर देखना। सो हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे है। इसके पहले वाला पार्ट यू हैव मिस्ड बिकॉज यू आर अ लिटिल लेट, या फिर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कैसे है कि आफ्टर इंजरी द सेल्स एंड टिश्यूज आर नॉट एबल टू परफॉर्म द रेगुलर फंक्शंस इमीडिएटली। जो उनके जो रेगुलर फंक्शंस, उनका रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो सेल के अंदर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस अभी के अभी चालू हो जाए ऐसा नहीं होता। At the site of injury, the blood capillaries and the areas get inflamed। देखिए आपको सूजन से आ जाता है, थोड़ा सा वो सूज जाता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है वो एरिया जहाँ पे आपको लग जाती है ना, वो आपने देखा होगा कि रेड रेड हो जाता है और वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? बिकॉज मेनी सेल्स आर डैमेज्ड, बहुत सारे सेल्स का डैमेज हो जाता है यहाँ पे, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पेन रिसेप्टर होता है, आपने पिछले साल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर हमने पेन रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ। तो जो पेन रिसेप्टर नर्व्स होती है उनको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंजरी हुई है और उसकी वजह से आपको पेन होता है। समझ में आई बात आपको यहाँ तक? सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ द इंजर्ड टिश्यू,
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड, मतलब अगर हमारी जो वुंड है, हमारी जो चोट लगी है, वो जब ठीक हो रही है तब नए सेल्स फॉर्म होते हैं क्या? ठीक है, तो ये होता है। अब क्या होता है देखिए, एज वुंड हील्स देयर इज अ स्कैब डेवलपमेंट। स्कैब डेवलपमेंट का मतलब होता है बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिडली डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। यार क्लास में कौन है? इज इट अक्षय और मिष्टी? कौन है क्लास में? द सेल्स सराउंडिंग द वुंड स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली। ठीक है, तो वो जो हमारी जो वुंड है, मतलब हमें जो चोट लगी है, उसके आसपास के जो सेल्स है वो फटाफट डिवीजन करना शुरू कर देंगे। देखिए सेल डिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे सेल्स बना रहे हैं, नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो द सेल्स सराउंडिंग द वुंड स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली एंड द सेल्स लॉस्ट इन द इंजरी आर रिस्टोर्ड बैक। मतलब जो सेल्स इंजरी की वजह से चले गए, जो अब नहीं है, उनको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सेल्स का डिवीजन करते हैं, उनको फटाफट नए नए सेल्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि वो जो पुराने सेल्स थे उनकी जगह पे नए आ जाए। इन दिस वे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन टू हील द वुंड। यस मिष्टी, ओके, वेरी गुड। तो अक्षय, आई थिंक अक्षय हैज गॉन, अक्षय इज गॉन। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, न्यू सेल्स ऐसे फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जिससे कि वहां पे वो वुंड ठीक हो सके। नेक्स्ट इज डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन वी प्लक द फ्लावर्स। यहाँ पे डू नहीं होना चाहिए। जब हम फ्लावर्स जो प्लक करते हैं ना प्लांट्स की, तो क्या वो इंजर्ड होते हैं? क्या उनको भी इंजरी होती है? और इन इंजरीज को वो हील कैसे करते हैं? तो देखिए क्या है, पहले हमें इंसानों को ऐसा लगता था कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। ठीक है, प्लांट्स के अंदर तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, ऐसा इंसानों को लगता था। सो दे डू नॉट हैव सेंसेशंस ईदर। अरे अगर नर्वस सिस्टम ही नहीं है तो सेंसेशन कैसे होगी, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? ठीक है, तो इंसानों को ऐसा लगता था कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम ही नहीं है, उनको सेंसेशन ही नहीं पहुंचते होगी, और अगर सेंसेशन ही नहीं है तो वो प्लांट अपना पार्ट कैसे डेवलप करेगा वापस, वो सिग्नल कैसे भेजेगा कि भाई तुम सेल डिवीजन करो। लेकिन रिसेंट डिस्कवरीज हैव प्रूव्ड दैट प्लांट्स आल्सो हैव सेंसेशंस। प्लांट्स को भी सेंसेशंस होती है। यस, अक्षय इज आल्सो देयर, वेरी गुड। तो देखिए क्या है यहाँ पे, जो अभी जो रिसर्च हुई है उससे पता चला कि प्लांट्स को भी सेंसेशंस होती है, और उसकी वजह से ही जो भी टिश्यूज उस इंजरी में लॉस्ट हो जाते हैं, जो भी टिश्यूज चले जाते हैं, जो भी सेल्स चले जाते हैं, वो सब सेल डिवीजन से वापस बना लिए जाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि प्लांट्स की वुंड्स कैसे हील की जाती है, बाय द सेल डिवीजन ओनली। तो सेल डिवीजन का इतना महत्व है, इतना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसलिए हम सेल डिवीजन को इतना डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है? डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीज? इफ यस देन हाउ? तो अब देखिए क्या है, पहली बात हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर अगर हमें बड़ा करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे ग्रो करना है, तो हमें सेल ऑब्वियसली बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म grows due to increase in the number of cells in their body, okay, and the cells divide regularly and add new cells which are essential for growth। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सेल अपना डिवीजन कर रहा है और नए नए सेल बना रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। The cell division is thus necessary for the growth of the body and also for the regeneration and repair of tissues। तो जो सेल डिवीजन है वो किसके लिए नेसेसरी है? पहली बात तो अगर हमें बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है, और अगर हमें टिश्यूज मतलब हमारे जो सेल्स वन ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज का एक इंडिविजुअल है, उससे उसी स्पीशीज का नया इंडिविजुअल क्यों फॉर्म होता है? देखिए हमने ट्रांसक्रिप्शन ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, उससे हमें क्या पता है कि अगर एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी उसी स्पीशीज का रहेगा, वो कोई दूसरी स्पीशीज का नहीं बनेगा, उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा चीजें। ओके, देखिए क्या है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए असेक्सुअल में क्या होता है, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो देखिए माइटोसिस कहाँ पे होता है, यहाँ पे असेक्सुअल में होता है, जबकि मियोसिस कहाँ पे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? सो ड्यू टू क्रोमोसोम्स, जीन एंड डीएनए, ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, मेनली थ्री थिंग्स। ओके, फर्स्ट इज क्रोमोसोम, सेकंड इज जीन, थर्ड इज डीएनए।
ये तीनों चीजों की वजह से क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल बनता है वो भी उसके जैसा ही होगा, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए का सेम टू सेम कॉपी बन रहा है एमआरएनए में, ठीक है। और फिर उस एमआरएनए का क्या हो रहा है, उस एमआरएनए से वापस हमारा प्रोटीन सिंथेसिस उसी टाइप का हो रहा है, मतलब सेम टाइप है ना। ये देखिए जो डीएनए है, अगर इसके ऊपर ऐसा सीक्वेंस है कुछ, ठीक है, अगर इसके ऊपर ABCD ऐसा कुछ सीक्वेंस है, ठीक है, तो हमारा जो mRNA यहाँ पे बनेगा वो भी तो इसी सीक्वेंस का होगा। और ये जो mRNA है ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और वो प्रोटीन सिंथेसिस भी ABCD इसी टाइप की होगी। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस सेम टाइप की हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो भी सिमिलर होगा, है कि नहीं। इजी सी चीज है कि हर एक इंडिविजुअल का मेन चीज होता है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स भरे हुए रहते हैं, और अगर प्रोटीन्स पिछले जनरेशन जैसे सेम है तो इसका मतलब नया इंडिविजुअल बनेगा वो भी सेम ही बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग हियर कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्पीशीज से नई स्पीशीज जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उससे जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो भी उसी स्पीशीज का बनता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया क्या? कुछ भी डाउट हो तो लाइव चैट में पूछ लेना, क्योंकि लाइव क्लास तो उसी के लिए रखी है, ठीक है। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, very well. What about Mishti? And who is the third person in the class? 3 लोग देख रहे हैं, 2 ही हाय बोल रहे हैं, क्या है ये? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। मिष्टी को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो देखिए क्या है सेल डिवीजन, क्या है, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने पहले वाले अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वो इसीलिए थे कि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए कि सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके। सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल डिवीजन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। अगर आपको नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना है तो सबसे पहले सेल डिवीजन करना पड़ेगा। A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. Emaciated मतलब जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म था वैसी सेम टू सेम बॉडी कैसे रिस्टोर की जाएगी, जब उसके सेल सेम होंगे पिछले ऑर्गेनिज्म जैसे। अब देखिए क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए इसके अंदर से मियोसिस ज्यादा डिफिकल्ट वाला होता है, माइटोसिस थोड़ा सा इजी वाला होता है। तो हम शुरुआत में तो माइटोसिस से ही करेंगे, ठीक है। मतलब जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे सबसे पहले हम माइटोसिस से ही पढ़ेंगे और उसके बाद मियोसिस पे जाएंगे कि मियोसिस में एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो माइटोसिस कहाँ पे होता है कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना हमारे, सोमैटिक का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रेगुलर सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर स्किन के कह लो, आपके जो ऑर्गन्स बनते हैं, देखिए ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू सेल से बनते हैं, मतलब ऑर्गन सेल से बनते हैं, इजी सी बात है। तो हमारे जो ऑर्गन्स बने हुए रहते हैं, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपके जो भी ऑर्गन्स है, फिर आपके जो और भी कई सारे रेगुलर सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके हेयर में जो सेल्स है, आपके जो भी सेल है, वो सारे के सारे सेल जो है वो माइटोसिस ही कैरी आउट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स मतलब जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, मींस नॉट एग्जैक्टली सिर्फ प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं वो स्टेम सेल होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में होता है, ठीक है। और मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। मतलब जब जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, जब रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, ठीक है। 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है स्पर्म, एक होता है एग। तो इन दोनों को हम जर्म सेल्स बुलाते हैं। समझ में आई बात? इन दोनों को हम जर्म सेल्स कहते हैं और मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, before study of cell division, before the study of cell division we should know the structural organization of cell that we have studied earlier। मतलब पहले हमने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है कि सेल के अंदर कैसे कैसी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो मैं बाकी सारे चीजों के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेनली 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है कि साइटोप्लाज्म होता है और दूसरी चीज तो न्यूक्लियस होती है। साइटोप्लाज्म मतलब कौन बताएगा मुझे साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? फटाफट लाइव चैट में आंसर दो, मुझे फटाफट से आंसर दो कि साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है।
तब तक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, व्हाट इज सेल डिवीजन, मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट इज मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो वो हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे, व्हाट इज साइटोप्लाज्म इन अ सेल? यार अभी तो 5-5 लोग देख रहे हैं लाइव चैट में, हाय कुछ तो डालो। फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ओके। और किसी का कोई ट्राई मारने का इच्छा है? डज एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? लेट्स क्रैक ओलंपियाड, हेलो। और किसी की इच्छा है क्या साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन या साइटोप्लाज्म क्या होता है वो बताने के लिए? सेमी फ्लूइड, यस इट इज करेक्ट। आज तो नए नए लोग आए हैं क्लास में। लेट्स क्रैक ओलंपियाड, व्हाट्स योर रियल नेम? आत्माराम, करेक्ट आंसर सेमी फ्लूइड होता है। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये इट इज नॉट परफेक्टली फ्लूइड, ठीक है, इट इज सेमी फ्लूइड, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में का ये होता है, ठीक है, जेली लाइक ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहां से कहां तक होता है, जैसा कि अक्षय ने कहा, इट इज वेरी वेरी करेक्ट कि न्यूक्लियस और हमारी जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स में, तो उनके बीच में ये सब भरा हुआ रहता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। It is a semi-fluid that lies between each cell and is enclosed by the membrane. Yes, correct. Actually, between each cell नहीं, between each cell organelle. Okay, Vivek. Okay, Karthik. Very good. So, hello, welcome to the class. ठीक है, तो सब लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, माइटोसिस वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो हमारा न्यूक्लियस, सॉरी जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इजी। अब न्यूक्लियस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा कि क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज फैक्ट बता देता हूँ कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी फॉर्म्ड नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो ये जो आपको ये छोटे छोटे ऐसे धागे दिख रहे होंगे ना, ये होते हैं हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, या फिर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं इनको। ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे ही, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर क्रोमोसोम्स पहले से नहीं होते न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो बाहर का इसका मेम्ब्रेन होता है इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। एनवेलप क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ओके, इज अ टाइप ऑफ सेमी फ्लूइड, यस मिस्टी, सो यस यस यस। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा क्रोमैटिड फाइबर्स ऐसे ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, क्रोमोसोम्स पहले से फॉर्म नहीं रहते। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड फाइबर्स से बने हुए रहते हैं, राइट। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो ऑलरेडी क्रोमोसोम की शेप में नहीं होते, वो ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, उनसे क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसके बाद सेल डिवीजन होता है, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। Each cell has a nucleus besides other cell organelles are also present। तो आपको पता है कि हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, जैसे कि बहुत सारे और भी चीजें होती है ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सारी चीजें होती है। सो अभी ये सब जो सेल डिवीजन है ना, ये इस बेसिक इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो इस बेसिक इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होता है। अब देखिए क्या है, हम सिर्फ आज बेसिक्स देखने वाले, वी विल नॉट गो टू अ हायर लेवल, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन होने से पहले द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सब लोगों को, और ये कंफ्यूजन मैं अभी के अभी दूर कर दूंगा, ठीक है। 2 मिनट आपकी पेशेंस चाहिए मुझे, कोई भी क्वेश्चंस मत पूछना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या है, पहली चीज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लिखा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम ही डबल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ गए इसका मतलब क्रोमोसोम बढ़ गए। क्रोमोसोम नंबर बढ़ने का मतलब होता है कि देखिए सबसे पहली बात,
हर एक क्रोमोसोम किससे बना हुआ होता है? दो सिस्टर क्रोमैटिड से बना हुआ होता है, ठीक है, एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड। जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये होता है वन सिस्टर क्रोमैटिड, जो येलो कलर में दिख रहा है ये होता है अदर, एक और सिस्टर क्रोमैटिड। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को एक सेंट्रोमियर से जोड़ के रखते हैं, तब उससे क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हर एक सिस्टर क्रोमैटिड में हमारा ऐसे डीएनए होता है, करेक्ट, हर एक सिस्टर क्रोमैटिड में हमारा ऐसे एक डीएनए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ऐसा का ऐसा होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हर एक सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर एक एक डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं 2n, ठीक है। 2n क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे के पूरे क्रोमोसोम में हमारे पास 2 डीएनए है, तो इसलिए हम इसे 2n कह रहे हैं। और अब उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन के पहले इस डीएनए को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे जो एस फेज होता है, सिंथेसिस वाला जो स्टेज होता है, ठीक है, इस एस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए डबल हो जाता है, और ये डीएनए का 2n का हो जाता है 4n, मतलब यहाँ पे और 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, 2n का 4n क्या होता है, ये समझ में आ गया 2n का 4n क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2n का 4n क्यों होता है। अब ये क्यों होता है उसकी बात ये है कि अगर सपोज हमारे पास 100 यूनिट ऑफ डीएनए थे, ठीक है, कितने थे, 100 यूनिट ऑफ डीएनए थे, इसका हमने एज इट इज सेल डिवीजन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एक सेल में 50 डीएनए, एक सेल में 50 डीएनए, करेक्ट। ऐसे 50 डीएनए के 2 सेल्स बन जाएंगे। फिर अब इस 50 डीएनए वाले सेल का मैं वापस यहाँ पे सेल डिवीजन करता हूँ, तो 25 डीएनए, 25 यूनिट्स ऑफ डीएनए, तो ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पे डीएनए कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डीएनए बचेगा ही नहीं सेल में। अगर हम इसको डबल अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डीएनए बचेगा ही नहीं ना। तो इसलिए सेल क्या करता है कि जो अगर उसके पास 100 यूनिट्स ऑफ डीएनए होते हैं, तो उस 100 यूनिट्स का वो पहले 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए कर देता है, मतलब डबल कर देता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो ये जो 200 यूनिट्स ऑफ डीएनए है, इनका जब ये सेल डिवीजन करेगा तो इसका 100 यूनिट्स और 100 यूनिट्स ऐसे बन जाएगा। तो देख लीजिए, जो हमारा ये पेरेंट सेल था, इससे हमारे जो डॉटर सेल बने, इसके अंदर डीएनए का नंबर सेम रहा, और इसके आगे भी डीएनए का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ये लॉजिक समझ में आ गया सबको, सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना फटाफट से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स की वजह से, आप लोग जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस, इसकी वजह से तो चैनल चल रहा है। और नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा मंडे को रात को 9:30 बजे होगा, ठीक है। इस लाइव सेशन का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम खत्म करेंगे आज का, और मंडे को जरूर ज्वाइन करना 9:30 बजे रात को, ठीक है। सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस, अक्षय को समझ में आ गया। और कौन है? फटाफट फटाफट, कोई भी डाउट्स हो तो पूछते चलो। यस, मिष्टी को भी समझ में आ गया। तो देखिए क्या है, जो हमारा n, सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अगर क्रोमोसोम का नंबर n है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। इसका मतलब वो क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। जबकि 2n वाला जो होता है उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल, ठीक है। और डिप्लॉइड सेल में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ आ जाते हैं, जिससे हमारा एक पूरा क्रोमोसोम फॉर्म होता है, और उसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे 2n कहते हैं, ठीक है। तो n मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहा है, जबकि 2n मतलब यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखते हैं, जिसकी वजह से 2 डीएनए होते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, सो विवेक को भी समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो देखिए क्या है, अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, वेयर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन n कंडीशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर है, मतलब हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स का एक पेयर है, तो वो 2n कंडीशन में होगा। जबकि अगर हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम का ये है, मतलब क्या कहते हैं, सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड है, तो उसको हम n कहेंगे, सिंपल सी बात है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज लाइक द वन शोन इन द फिगर, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर लेने की जगह मैंने इसको ले लिया है, दिस इज बेटर,
ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मुझे फटाफट आप लोग बता देना। तो दोस्तों आज के सेशन में तो हम यहीं पे रुकेंगे, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ना दबाए तो लाइक कर देना। नेक्स्ट सेशन में हम एकदम डिटेल में माइटोसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम एकदम डिटेल में माइटोसिस पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अभी के अभी पूछ लो, जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मेरा एक दूसरा भी चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस दिए हुए हैं, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, या फिर इसी चैप्टर के फर्स्ट 2 वीडियोस उस चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव आता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो क्लास खत्म करे क्या, शुड वी एंड, यस या नो लिख देना। डन, ओके, मिष्टी को बोल रही है डन। और कौन है? सो लाइक ना किया हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे वो कल सुबह 11 बजे तक इसका रिपीट आ जाएगा, तब देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुरुआत का पार्ट इन द व्यू पॉइंट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो दिस इज माय इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। दिस इज माय ईमेल आईडी, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और थैंक यू अगर आप लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से 4000 वॉच मिनट्स आज पूरे हो गए हैं। और कौन कौन है भाई, खत्म करें सेशन? 5 लोग देख रहे हैं और 4 लाइक है यार, ये क्या बात हुई? क्यों भाई, क्या हुआ? विवेक बोलो, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? थैंक यू सो मच अक्षय। विवेक, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? मंडे को 9:30 बजे लाइव ज्वाइन होना सब लोग, और सब लोग शार्प 9:30 बजे आना, क्योंकि आज शुरुआत से सब लोग नहीं थे और कुछ डाउट्स रह सकते हैं ना मन में, तो इसलिए अगर आपने शुरुआत से ना देखा हो तो इस वीडियो को शुरुआत से देख लेना, जिससे कि आगे का वीडियो समझ में आ सके। ओके, व्हाट हैपेंड विवेक? फास्ट आई विल हैव टू एंड द सेशन इन 2 minutes. Which stain are used to color chromosomes? ये क्या है? Which stain are used to color chromosomes? अरे अक्षय भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को शेयर करते चलो, अपने दोस्तों को भी लाइव क्लास में बुलाया करो, जिससे उनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो मेरा भी भला है, आप लोगों का भी भला है। देखिए विवेक जी, आपको एक चीज बता देता हूँ कि स्टेन यूज्ड टू कलर क्रोमोसोम्स आपकी कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और इसके बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो मैं आपको कुछ भी फेंकने नहीं वाला हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मंडे को 9:30 बजे लाइव ज्वाइन कर लेना, तब मैं आपको इसका आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, कोई भी और क्वेश्चंस हो तो बाद में कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और जरूर इसका रिपीट देख लेना अगर शुरुआत से ना देखा, और इसके प्रीवियस पार्ट्स भी देख लेना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल ऐसे एक्सप्लेन करके दिया है कि आपको मक्खन की तरह सब समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आई एम संकेत मनियार एंड बाय बाय। फटाफट और कुछ पूछ लो तो फट से पूछ लो, नहीं तो बंद करते हैं। ओके मिष्टी, थैंक यू मत बोलो, एक काम करो ना, अपने किसी एक और फ्रेंड को नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करवा लेना, दैट इज द बिगेस्ट थैंक यू फॉर मी। ओके, सो बाय बाय।